अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? नो मैम, क्लियर है। ओके, चलो विदाउट एनी डिले हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंस्पेक्शन, वॉक थ्रूज और टेक्निकल रिव्यू में क्या डिफरेंस है। आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। बेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फोल्डर मैंने एलएमएस पे बना दिया आपके। कल दोपहर 12 बजे से पहले पहले आप सबमिट करवा सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मिस, ग्रुप का कोई भी एक मेंबर करवाए या सबको करवाना लाजमी? ग्रुप को कोई भी एक मेंबर करा दे, ठीक है मैम। लेकिन अपने रिपोर्ट में बाकी तमाम मेंबर्स की नेम, स्टूडेंट आईडी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जिसका ठीक नेम रिपोर्ट में नहीं होगा फिर उसको जीरो मिलेंगे। फिर आप ये मत कहिएगा कि बस हमने तो प्रपोजल सबमिट करवाया था, उसमें नाम था। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ठीक। ये एक दफ़ा इशू आया था। एक बच्चे का नाम ही नहीं था रिपोर्ट में और जब मैंने मार्किंग की तो वो जीरो के साथ उसका ग्रेड हो गया। ठीक है, तो जिसका नाम होगा रिपोर्ट पे, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसी को मार्क्स मिलेंगे। Okay, so we were discussing technical review. So what technical review is basically क्या है? डिस्कशन मीटिंग है जिसमें हम टेक्निकल कंटेंट, जिस डॉक्यूमेंट को भी हम कवर कर रहे होते हैं उसकी टेक्निकलिटी चेक कर रहे होते हैं, क्या है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैलिड है या नहीं है। इस एक्टिविटी के लिए आपके पास पेड मॉडरेटर भी हो सकता है और एक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है। लेस फॉर्मल होती है ये आपकी इंस्पेक्शन से एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसको इंस्पेक्शन से कंपेयर करें तो लेस फॉर्मल होती है। लेकिन जो है अगेन इसका भी फोकस जो है वो डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। The experts that are needed to be present for a technical review can be architects, chief designers, and key users as well. It is often performed as a peer review without management participation. Management की participation और involvement के बगैर भी हम जो है वो उसको हमारे पास जो पीर रिव्यू है, मतलब जो लोग आपस में एक डेवलपमेंट टीम है उन्होंने बैठ के आपस में टेक्निकल रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर दी इन ऑर्डर टू चेक वेदर जिन्होंने जो काम परफॉर्म किया है वो टेक्निकली प्रॉपर है या नहीं है। द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ अ टेक्निकल रिव्यू, और टेक्निकल रिव्यू के जो है हमारे पास गोल्स क्या हैं, जब करने के बाद क्या क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं। Evaluate the value of technical concepts and alternative in the product and project environment। मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट से हम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं कि टेक्निकली जो है कि टेक्निकल एंड पे हम चीज़ों को कैसे चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते वक्त और जो प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट है टेक्निकली वो सारी चीज़ें वही हैं। मीन जो हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं दैट शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू डेवलप अ प्रोजेक्ट। Establish consistency in the use and representation of technical concepts। ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टेम्पलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका जो दिल चाहे वो अपने अपना एंड से कर रहा है। टेक्निकली जो चीज़ें आपने बताई हैं, जो टेम्पलेट आपने बताए हैं, थ्रू आउट वही यूज़ होने चाहिए और उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। Ensuring at an early stage that technical concept are used correctly। स्टार्ट फेज से ही, प्लानिंग वाले फेज से ही आप प्रॉपर डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है टेक्निकल एंड पे हमने सारी चीज़ें स्ट्रांगली आइडेंटिफाई की हैं या नहीं की। इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ द टेक्निकल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस एक्टिविटी में मौजूद हैं उनको आप बताएं कि टेक्निकल कंटेंट है क्या और हमें क्या एवेलुएट करना है। इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन क्या है, जिसमें हमारे पास डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी इन्हेंस करना। ठीक है, हम ये कह रहे होते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हो किसी भी फ्रेमवर्क एक्टिविटी में हो, लेट सपोज आप प्लानिंग में हो,
आपने कोई मेन टास्क कंप्लीट किया तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्पेक्शन कंप्लीट करो। इंस्पेक्शन फॉर्मल है जिसके लिए पहले से 1 हफ्ते पहले प्रिपरेशन टाइम इसका रिक्वायर्ड होता है। रोल असाइन होते हैं, टास्क गिवन होते हैं, किसने क्या-क्या करना है, चेकलिस्ट बनती है। सो ये क्या है, इंस्पेक्शन इटसेल्फ एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो हम क्या कह रहे होते हैं कि जब आप विद इन अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसकी इवैल्यूएशन हो, तो उसके लिए आप वॉक थ्रू या टेक्निकल रिव्यू की तरफ जा सकते हैं। इंस्पेक्शन क्योंकि एक पूरी प्रिपेयर्ड मीटिंग है, इसको आप कब स्केड्यूल करें, व्हेनेवर यू कंप्लीट अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो गई है एंड यू वांट टू एंटर इन एनालिसिस फेज, बट बिफोर गोइंग टू द एनालिसिस फेज आपने प्लानिंग में जो काम किया आप उसको इंस्पेक्ट करें। सो वो इंस्पेक्शन क्या कह रहा है हमें कि जब भी कोई एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपने जो काम कर लिया आप उसको इंस्पेक्ट करवा लें। मेन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द कंप्लायंस ऑफ द प्रोडक्ट विद स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंस्पेक्शन का मेन पर्पस क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट को किसी भी फ्रेमवर्क एक्टिविटी में रहते हुए स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड से कंपेयर करवाएं कि रिक्वायरमेंट्स और या हमारी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको फॉलो कर रही हैं जो हमने डिफाइन किए। मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, जो स्टैंडर्ड और जो फॉर्मेट डिफाइन है उसी को यूज करते हुए हमने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है या नहीं किया। तो इंस्पेक्शन इज बेसिकली कंपाइलेंस। हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के साथ हम चेक कर रहे होते हैं कि कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है। हर चीज हमने जो डिजाइन की है वो अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया या नहीं किया। इट इज डन बाय एग्जामिनिंग कंपेयरिंग द प्रोडक्ट विद द डिजाइंस। जो हमने इनिशियल डिजाइन दिया था कोड उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, कोड आर्टिफैक्ट्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल। हम डॉक्यूमेंटेशन से उसको चेक करके कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमने जो काम किया है वो करेक्ट है या नहीं है। इट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग। इंस्पेक्शन की एक्टिविटी से पहले आप पूरी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, पहले से पूरी प्रिपरेशन होती है, रोल असाइन होते हैं, पहले से डिफाइन होता है कि हमने किस प्रोड्यूसर के आर्टिफैक्ट को, किस प्रोड्यूसर के टास्क को हमने इंस्पेक्ट करना है। रोल क्या क्या होंगे, डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारे पास इंस्पेक्शन की एक्टिविटी में। रोल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले जो है वो मॉडरेटर होता है। ठीक है, एक ट्रेन मॉडरेटर जरूरी होता है इंस्पेक्शन पे, जो थ्रू आउट जो इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कंडक्ट हो रही होती है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। फिर हमारे पास एक रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट क्यूरीज, एक चेकलिस्ट होती है पूरी, जिसकी बेसिस पे आप किसी भी काम को, किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे होते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो रिकॉर्डर उस चेकलिस्ट का जो वन बाय वन जो रीडर है, वो क्वेश्चन रीडर होगा एक हमारे पास। रीडर क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट पहले से बनी होगी जिसमें लिखा होगा कि हमने इंस्पेक्शन में क्या क्राइटेरिया क्या है, हर सवाल लिखा होगा। तो रीडर प्रोड्यूसर से वन बाय वन लाउडली सारी क्यूरीज पूछेगा या जो कंटेंट्स हैं उस चेकलिस्ट के वो पूछेगा, सो दैट मीटिंग में जितने लोग हों उनको पता चल जाए कि इस चीज ये क्वेश्चन हो रहा है। तो फिर प्रोड्यूसर जो उसका रिस्पॉन्ड दे रहा होगा वो, और जो उस मीटिंग की सारी प्रोसीडिंग्स होंगी वो रिकॉर्डर अपने पास पेपर पे रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो तुम्हारे पास 4 बेसिक कौन कौन से रूल आ गए। मॉडरेटर, ट्रेन मॉडरेटर, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ। ट्रेन मॉडरेटर जो थ्रू आउट इस पूरी एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा होगा। देन हमारे पास प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो पर्सन होगा जिसका काम या जिसका आर्टिफैक्ट इवेलुएट हो रहा है। लेट्स सपोज मैंने एक काम किया, एक पीस ऑफ कोड राइट डाउन किया, तो मेरे उस काम की जो इवेल्युएशन होगी तो मैं उसकी प्रोड्यूसर हूँ, सारे क्वेश्चंस मुझसे हो रहे होंगे। रिकॉर्डर, रिकॉर्डर क्या कर रहा, रीडर, रीडर क्या कर रहा होगा कि वो जो क्वेश्चंस है वो मुझसे लाउडली पूछ रहा होगा प्रोड्यूसर से कि ये चीज़ आपने ऐसे की है, कंप्लायंस कर रही है हमारे इस स्टैंडर्ड से या नहीं, हम ये प्रोसेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इस प्रोसेस मॉडल में ये काम इस तरीके से हो रहा है, आपने ऐसे किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्या रीज़न है, एरर देखें, ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आप इसको ठीक करें। तो जो प्रॉब्लम होगी वो रीडर लाउडली बोल रहा होगा, सो दैट सब लोग जो मीटिंग में मौजूद हैं वो उसको सुन सकें। रिकॉर्डर क्या कर रहा होगा, जो भी कन्वर्सेशन होगी, जो भी पॉइंट्स होंगे, जो की पॉइंट्स होंगे उसको लिस्ट डाउन कर रहा होगा। It needs proper planning and overviews are done on the planning to ensure that inspection are held properly. Lots of preparation are needed. Meetings are held to do inspections and then on the basis of feedback of the inspection, rework is done. ठीक है, कोई एरर आइडेंटिफाई हुआ, कहीं कंप्लायंस नहीं हुई, कहीं कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ, तो फिर जो है वो आपका पर्सन क्या कर होगा, वो जो टीम
मेंबर्स हैं जो एक्सपर्ट बैठे हैं उस मीटिंग में, वो फिर प्रोड्यूसर को बता रहे होंगे, अपना अपना फीडबैक दे रहे होंगे कि ये काम आपने ऐसे करना था, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट करें, और उसके बाद फिर उसको एक टाइम दे देंगे कि ये आपके पास 1 वीक या 1.5 वीक का टाइम है, डिपेंड ऑन कि क्या क्या चेंजेस जो है वो रिक्वेस्ट की गई हैं। आप इसके अंदर इन चीज़ों को अपडेट करें, ये रीवर्क है आपका। और फिर उसके बाद एक फॉलो अप मीटिंग दोबारा कॉल होती है। वो फॉलो अप मीटिंग क्या कह रही होती है कि जो आपने फॉलो अप मीटिंग में अगेन सारी चीज़ें दोबारा नहीं पूछी जाएंगी। जो जो चीज़ों में रीवर्क रिक्वायर्ड होगा, आप सिर्फ उस रीवर्क वाले टास्क को ही दोबारा से रीवैल्यूएट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। The specific goals of inspection are help the author to improve the quality of the document under inspection। अब वो उसको आप ऑथर कहते हैं या आप उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, जिसने कोड या जो भी आर्टिफैक्ट राइट डाउन किया जिसकी इंस्पेक्शन हो रही है। अच्छा, इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू या टेक्निकल रिव्यूज, अगेन वही चीज के सिर्फ कोड पे नहीं हो सकती। एक वो जो आर्गुमेंट है उसको खत्म करने के लिए ही हम इंस्पेक्शन, रिव्यू और वॉक थ्रू की एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। वो आर्गुमेंट ये है कि हम कोड राइट डाउन करने से पहले भी क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। प्लानिंग की, उसका जो आर्टिफैक्ट है एमएस प्रोजेक्ट प्लान, लेट्स सपोज आपने उस एमएस प्रोजेक्ट प्लान को बैठ के इंस्पेक्ट कर दिया, या उस पर एक वॉक थ्रू एक्टिविटी करवा दी एक्सपर्ट्स के साथ कि ये जो प्रोजेक्ट प्लान है ये सही है या नहीं है, इसमें जो डेडलाइंस हैं वो ठीक है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत अनरियलिस्टिक डेडलाइंस हैं। तो उसको बैठ के आपने इवेलुएट कर दिया, जिससे आपके पास मीन्स आपने अब तक जितना काम किया आप उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकें। रिमूव डिफेक्ट एफिशिएंटली एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, इंस्पेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स और उनकी करेक्शन है। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बाय प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट विद अ हायर लेवल ऑफ क्वालिटी। अगेन हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजें डिजाइन करें जिसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो। मतलब अगर कोई प्रोसेस मॉडल यूज हो रहा है तो उस प्रोसेस मॉडल, ऐसा तो नहीं कि कुछ एलिमेंट मिसिंग है, उस प्रोसेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए कोई टूल्स अगर अवेलेबल है तो क्या आप उस टूल पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे टूल पे काम तो क्यों नहीं कर रहे? यू शुड यूज टूल इन ऑर्डर टू अचीव हाई लेवल ऑफ क्वालिटी। क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमंग द इंस्पेक्शन पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, जितने भी लोग मीटिंग में मौजूद हैं सबका एक्टिव होना जरूरी है और सबका एक पेज पे होना जरूरी है। सबको पता होना चाहिए कि हमारा मेन पर्पस क्या है और हम ये एक्टिविटी क्यों कंडक्ट कर रहे हैं। सो ये कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जब हम इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे होते हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है या कोई सवाल? वॉक थ्रू, टेक्निकल रिव्यूज और इंस्पेक्शन, तीनों में डिफरेंस क्लियर है? ओके, कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, दोनों का थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। इंस्पेक्शन इज फॉर्मल, वॉक थ्रू इनफॉर्मल। इंस्पेक्शन इनिशिएटेड बाय द प्रोजेक्ट टीम, ठीक है, इसमें जो है आपकी पूरी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और प्रोजेक्ट टीम इसको इनिशिएट करती है कि अब हमारा ये एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, हमने जितना काम किया है अब हम इसको इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं। वॉक थ्रू इनिशिएटेड बाय द ऑथर, क्योंकि इनफॉर्मल है। लेट्स सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट राइट डाउन की, मैंने एसआरएस कंप्लीट कर लिया, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस एसआरएस को रिव्यू करवा दूँ, तो मैं खुद से इनिशिएट करूंगी। अपने जो एक्सपर्ट लोग होंगे उस फील्ड के या जो मेरे साथ पीर मौजूद हैं उनके साथ बैठ के मैं कहूंगी कि मैंने ये किया है, आप इसको थोड़ा एक दफ़ा इवेलुएट कर दें, देख लें कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मिसिंग है तो मुझे बता दें ताकि मैं इसको टाइमली मैनर में अपडेट कर सकूं। इंस्पेक्शन प्लान मीटिंग विद फिक्स रोल्स असाइन टू ऑल मेंबर्स इन्वॉल्व, ठीक है, पहले से प्लान मीटिंग होती है इंस्पेक्शन जिसमें सारे रोल्स आपको पता होते हैं। लेट्स सपोज आप एक हफ्ते पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन प्रोड्यूसर कौन होगा, उसके किस टास्क को हम इवेलुएट कर रहे हैं, किसका क्या रोल है। चेकलिस्ट मेंटेन होना शुरू हो जाती है। चेकलिस्ट मींस कि हमने किस सिनेरियो पे क्वेश्चन करना है, मतलब क्या क्वेश्चन किस क्राइटेरिया पे होगा। जबकि वॉक थ्रू इज अनप्लान्ड, पहले से कोई तैयारी नहीं होती, बस जो एक्सपर्ट है वो आपके काम को देखकर अपने जो है वो रिमार्क्स दे रहे होते हैं।
Inspection, reader reads the product code, everyone inspect it and come up with the डिफेक्ट. ठीक है, अगेन रीडर क्या कर रहा होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट का कोड होगा, कोड सिर्फ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोडिंग की बात हो रही है, जो भी काम किया है उसका जो फंक्शनैलिटी है, एमएस प्रोजेक्ट प्लान है तो उसकी डॉक्यूमेंट, एसआरएस है तो एसआरएस के टेम्पलेट डॉक्यूमेंट, डिजाइन कंप्लीट हो गया है तो डेटाबेस की एवेल्युएशन. तो रीडर क्या करेगा, एक एक उसको जो है वो रीड करना शुरू करेगा डॉक्यूमेंट के कंटेंट को. Everyone inspected and come with defects. Again, main objective is defect identification. तो जितने लोग इंस्पेक्शन की उस मीटिंग में मौजूद होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो चेक कर रहे होंगे कि जो चीजें अब तक हमने सुनी है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है. जबकि वॉक थ्रू में क्या होगा, ऑथर रीड्स द प्रोडक्ट कोड, जिसने लिखा होगा वही अपने कोड को बता रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा अपने काम को. एंड हिज टीममेट कम अप विद डिफेक्ट्स और सजेशंस, और यहाँ पे जो टीममेट्स है वो बता देंगे कि यहाँ पे क्या डिफेक्ट आ सकती है और इसका सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं. रिकॉर्डर रिकॉर्ड द डिफेक्ट, रिकॉर्डर क्या कर रहा होगा, जो भी डिफेक्ट होगा उसको रिकॉर्ड करोगे. वही जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉब्लम है या ऑथर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर रहा होगा, मीन्स लिस्ट डाउन कर रहा होगा, डॉक्यूमेंट कर रहा होगा. वर्क थ्रू में क्या होगा, ऑथर मेक्स अ नोट ऑफ डिफेक्ट्स एंड सजेशंस ऑफर्ड बाय टीममेट, टीममेट की जो सजेशन होगी उसको ऑथर या प्रोड्यूसर अपने पास खुद से नोट डाउन कर रहा होगा. इंस्पेक्शन में मॉडरेटर हैज अ रोल इन मेकिंग श्योर दैट द डिस्कशंस प्रोसीड्स ऑन द प्रोडक्टिव लाइंस. ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्शन में हमारे पास एक पूरा मॉडरेटर रिक्वायर्ड होगा जिसका मेन टास्क होगा कि जो मीटिंग है वो बिल्कुल जो है सही वे पे सही डायरेक्शन में प्रोसीड हो. जबकि वॉक थ्रू इनफॉर्मल है, सो देयर इज नो मॉडरेटर. ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई अलग से पर्सन नहीं है जिसको हम कह रहे हैं जो मॉडरेटर, क्योंकि ये एक टोटल इनफॉर्मल एक्टिविटी है विदाउट मैनेजमेंट कंसर्न भी आप कंसर्न कर रहे होते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम ही इसको इनिशिएट करती है. लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें भी आपकी सीनियर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो इस मीटिंग का जो एंड रिजल्ट हो वो मांग रहे हो एज अ रिपोर्ट कि इसका क्या एंड रिजल्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब के सब इन्वॉल्व होंगे. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. ओके, कोई क्यूरी नहीं है. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो इसी से कनेक्टेड है, विच इज रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट हमें क्या कह रहा है, जो चीज हमने पहले भी एक दफा डिस्कस की थी कि अगर हम किसी एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी में हैं और उसमें कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर उस एरर को उस फेज के अंदर रहते हुए हमने करेक्ट नहीं किया तो वो एरर जो नेक्स्ट फेज में हम जब जाएंगे, ट्रांजिशन होगी हमारी एक फेज से दूसरे फेज में, सक्सेसर फेज में, सो ऑटोमेटिकली वो जो एरर है प्रीवियस फेज का वो हमारे नेक्स्ट फेज में भी जो है वो इनपुट आ जाएगा. जिस तरह हम ट्रांजिशन करेंगे प्रीवियस फेज से, लेट सपोज प्लानिंग के फेज में हूँ मैं, और प्लानिंग में मेरे पास एक एरर आया, कुछ प्रॉब्लम आई और मैंने उसको प्लानिंग के फेज में ही करेक्ट नहीं किया, तो जैसे ही मैं प्लानिंग के फेज से एनालिसिस के फेज में मूव करूंगी तो मेरा वो एरर भी एनालिसिस फेज के में मूव कर जाएगा. और एक कॉन्सेप्ट हम ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि जब एक फेज का एरर उसी फेज में सॉल्व ना हो, दूसरे फेज में मूव हो जाए, तो हम उसको कह रहे हैं वो एरर नहीं है बल्कि वो डिफेक्ट है, क्योंकि उसको ठीक करने की कॉस्ट टाइम उस फेज में, अगर मैं प्लानिंग के एरर को प्लानिंग के फेज में ही ठीक करूं, करेक्ट करूं, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा. लेकिन वही एरर अगर मैं कोड या आगे के आने वाले फेजेस में सॉल्व करूं, करेक्ट करने की कोशिश करूं, तो उसको हम कह रहे हैं कि वो मेंटेनेंस कंसीडर होगी, वो डिफेक्ट हो गया और उसको ठीक करने की टाइम और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट इज दैट कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम उन्हीं के फेज में जहां वो अगर हुए अगर हम उनमें ठीक ना करें तो वो नेक्स्ट फेज में मूव हो जाएंगे और उनको ठीक करने की कॉस्ट और टाइम प्रीवियस फेज जिसमें वो अकर हुए थे उससे ज्यादा बढ़ जाएगा. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट. लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि प्लानिंग के फेज में मेरे पास एक एरर आया, अगर मैं उसको वहीं ठीक कर लेती तो मुझे उसको ठीक करने में लेट सपोज 2 दिन लगते,
लेकिन अगर मैंने उसको ठीक नहीं किया और मैं एनालिसिस और डिजाइन में पहुंच गई, एनालिसिस में पहुंची तो वही एरर जो 2 दिन में ठीक हो रहा था, एनालिसिस में अगर मुझे उसको करेक्ट करना पड़ा सो मे बी इट टेक 4 डेज। तो ये रिपल इफेक्ट है, मींस उसमें इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। और मैं कह रही हूँ अगर मैंने उसको एनालिसिस में भी ठीक नहीं किया, मैं डिजाइन फेज पे पहुंची, तो हो सकता है उसका ड्यूरेशन 5 हो जाए। और जब मैं कोड पे गई, कोडिंग पे अगर मैं जाके उस एरर को ठीक करूंगी तो उसको ठीक करने का जो ड्यूरेशन है वो 8। तो देखें कहाँ 2 डेज और कहाँ 8 डेज। तो दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। जैसे जैसे इट मींस कि एरर्स जैसे जैसे नेक्स्ट फेज पे जा रहे हैं, उनका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, उनकी सेवेरिटी बढ़ रही है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। अब क्या करना चाहिए, कैसे रिपल इफेक्ट को ओवरकम किया जाए? ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत जो है वो डेडलाइंस होती हैं, और वो डेडलाइंस जो है वो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। इसीलिए डेवलपर जो है वो बाईपास कर देते हैं हमारे एरर्स को, और वो एरर्स फिर नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हम कहते हैं अभी 2 दिन की एक्टिविटी लगाएं, बाद में देखेंगे। अब वो बाद में देखने पे वो 2 दिन की एक्टिविटी 10-15 दिन की एक्टिविटी बन जाती है, अकेयर, और उसका इफेक्ट भी दूसरी जगह पे जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा क्लास जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि रिपल इफेक्ट कुछ टास्क पे एप्लीकेबल हो रहा है विदाउट रिव्यूज। और हमने ये जो ऊपर रिव्यूज पढ़े हैं, वो रिव्यूज इंस्पेक्शन भी हो सकते हैं, वॉक थ्रूज भी हो सकते हैं, टेक्निकल रिव्यू भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सिंपल रिव्यू उन्होंने बेसिक मेन कैटेगरी का नाम ले लिया कि अगर हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर रहे तो हमारे पास रिपल इफेक्ट किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन में एप्लीकेबल हो सकता है। जी क्लास जा गए हैं, एक्टिव है या सो गए हैं? ओके, ठीक है। तो जरा इस एग्जाम्पल को जरा जो है वो और से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम लेट सपोज हमारा इनिशियल फेस है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेस में अभी क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो अभी कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट यूजुअली हम उस चीज को कह रहे हैं कि जो प्रीवियस फेस, जो इससे पहले वाले फेस का जो एरर है जो इस फेस में ट्रांसमिट हो गया, तो उसको हम डिफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहीं से इनिशिएट किया है तो हमारे पास प्रीवियस फेज के कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले कोई फेज ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पोर्शन डिफेक्ट के लिए रिप्रेजेंट किया, सेकंड वाले वो डिफेक्ट जिस पर रिपल इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे इस फेज में ना तो डिफेक्ट्स है ना ही रिपल इफेक्ट है, तो इसीलिए ये दोनों चीजें एम्प्टी हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम इस फेज के अपने कुछ एरर्स हैं, क्योंकि इनिशियल फेज है तो इसमें प्रीवियस फेज के कोई डिफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, अगेन ये चीज समझनी है कि एरर और डिफेक्ट में क्या फर्क है। हम ये कह रहे हैं कि जब हम जिस किसी फेज में हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट इज कंसीडर एज एरर, जिसको ठीक करने का टाइम और कॉस्ट कम होगा। लेकिन अगर वही एरर जिस फेज के अंदर अकर हुआ है, हमने उस फेज के अंदर ही उसको अगर करेक्ट नहीं किया, ठीक नहीं किया, उसका सोल्यूशन नहीं दिया, तो वो एरर जब हम नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे तो वो एरर भी नेक्स्ट फेज में मूव हो जाएगा। जैसे मैं प्लानिंग से एनालिसिस में गई, प्लानिंग का एरर था, मैंने उसको प्लानिंग के फेज में करेक्ट नहीं किया, तो वो एरर जो है मेरे पास एनालिसिस फेज में भी मूव हो जाएगा। और फिर एनालिसिस के लिए हम उसको एरर नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो डिफेक्ट है, और उसको ठीक करने के लिए फिर मेंटेनेंस यूज होगी। और हम ये कह रहे हैं कि जब कोई एरर होता है, अगेन एरर देखें तो सेवेरिटी से पता चल रहा है कि लेस कॉम्प्लिकेटेड है, और डिफेक्ट हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं। सो एक एरर को ठीक करने का टाइम और कॉस्ट कम होगा, और एक डिफेक्ट को ठीक करने का टाइम और कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट फेज में जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज में लेट सपोज इनिशियली है तो प्रीवियस फेज के कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डिफेक्ट भी एम्प्टी है और डिफेक्ट विथ रिपल भी एम्प्टी है। हाँ, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के फेज में अपने कुछ न्यू एरर्स आए जो कि 6 थे, 6 एरर्स आए।
हमने ये फेज कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट फेज में चले गए SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमने डिजाइन किया। सो SRS जब हमने डिजाइन किया तो 6 में से 2, ये 6 थे और 6 के 6 SRS वाले इस फेज में भी मूव हो गए। हम ये कह रहे हैं कि 6 में से 2 तो ऐसे हैं कि जो डिफेक्ट रहे, मतलब एज इट इज ही रहे, उसकी सेवेरिटी और इम्पैक्ट नहीं बढ़ा। लेकिन 6 में से 2 सेम रहे और 4 ऐसा था जिसपे 1 का रिपल इफेक्ट लगा। लेकिन 1 इज नॉट एप्लीकेबल, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 वुड रिमेन 4, जो कि सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने एरर हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड 2 6, यानी कि ये 6 तो वो हैं जो प्रीवियस फेज से आ रहे हैं। और इस फेज के SRS के अपने 9 न्यू एरर्स हैं। सो 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15। तो SRS के टोटल हमारे पास एरर्स कितने बन गए? 15। ठीक है, तो ये 15 जो है, ये 15 के 15 एरर्स हमने, अब हम कह रहे हैं कि हमने इनको करेक्ट नहीं किया, किसी भी फेज में रहते हुए हमने किसी भी एरर को करेक्ट नहीं किया। फिर हम SRS से सॉफ्टवेयर डिजाइन पे चले गए कि हम सिस्टम की डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो ये जो 15 SRS वाले एरर थे, ये 15 के 15 नेक्स्ट फेज में हमारे पास मूव हो गए। ठीक है, जब ये नेक्स्ट फेज में सॉफ्टवेयर डिजाइन में मूव हुए तो 15 में से 7 तो ऐसे रहे जिनका इम्पैक्ट सेम था, जिन पर रिपल इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब जो उनका इम्पैक्ट था, जो सेवेरिटी थी, वो वैसी की वैसी रही। लेकिन उन 15 में से 7 सेम रहे, लेकिन 8 ऐसे थे जिनमें 3.5 का फैक्टर अप्लाई हो गया। 3.5 इज रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या है कि जब किसी चीज को हम उसी के जहां वो अकर हुआ है वहां ठीक नहीं करेंगे तो वो आगे नेक्स्ट फेज में चला जाएगा, और आगे नेक्स्ट फेज में जाके उसको ठीक करने का टाइम और कॉस्ट या उसकी सेवेरिटी बढ़ जाएगी। सो वो जिस फैक्टर से बढ़ेगी उसको हम रिपल इफेक्ट कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि SRS के 15 एरर थे जो कि डिजाइन में आए, हमने उसको करेक्ट नहीं किया। तो उन 15 में से 7 का इम्पैक्ट तो सेम रहा, 7 तो वैसे के वैसे रहे, लेकिन 8 जो है उन पे 3.5 का रिपल इफेक्ट अप्लाई हो रहा था। यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5, जरा कैलकुलेट करें क्या आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 28। यानी कि अगर वो इसी फेज में, SRS के फेज में मैं उन 8 एरर्स को कंप्लीट कर लेती तो वो 8 एरर होते। लेकिन चूंकि मैंने इस फेज में नहीं किया और ये नेक्स्ट फेज पे चला गया तो इट अप टू 28, वो जो 8 एरर्स थे वो इस डिजाइन में आके 28 के इक्विवेलेंट हो गए। सो दैट, जिससे हम मल्टीप्लाई फैक्टर लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। कि अगर उसी फेज में जहां अकर हुए थे वहां ठीक करते तो कॉस्ट और टाइम कुछ और होता, लेकिन अगर वो आगे फेज में ट्रांसमिट कर गए, मूव हो गए, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो सेवेरिटी है, वो बढ़ जाएगी। और वो जो बढ़ने वाला फैक्टर है दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। और 20 इस जो है वो फेज के सॉफ्टवेयर डिजाइन के कुछ अपने एरर्स थे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 जो एज इट इज प्रीवियस फेज से आए प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, 8 फैक्टर जैसे थे, 15 है ना, 15 में से 7 सेम रहे, 8 एरर ऐसे थे जिनमें 3.5 का रिपल इफेक्ट लग रहा है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 28, और इस फेज के अपने भी कुछ नए एरर से 20, तो हम इसको ऐड कर देंगे प्लस 20। तो ये हमारे पास इस फेज के टोटल एरर कितने हो गए? 55। 55 में से 20 इसके अपने थे और बाकी रिमेनिंग जो ये ऊपर प्रीवियस वाले उससे कैरी कर रहा था, कुछ सेम रहे और कुछ पे रिपल इफेक्ट लग गया। 55 आ गए हमारे पास टोटल एरर यहाँ तक, डिफेक्ट्स। अब फिर हम नेक्स्ट फेज पे गए, कोड फेज पे, हमने कोडिंग स्टार्ट कर दी। सो उन 55 में से 40 तो ऐसे रहे, ये एक एग्जांपल है, ये जो नंबर के फैक्ट बता रहे हैं, हर दफा ये नंबर जरूरी नहीं है ऐसे रहेगा, ये वेरी करेगा हमारे प्रॉब्लम और एरर्स पे। ये सिर्फ इन्होंने सिमुलेट एग्जांपल समझाने के लिए इस तरीके से डिस्कस किए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो 55 एरर्स थे, उन 55 डिफेक्ट्स में से जो हमारे पास 40 हैं वो सेम रहे, मतलब उनकी सेवेरिटी सेम रही, उनको ठीक करने की कॉस्ट जो यहाँ लगेगी वो यहाँ पे भी होगी, वो 40 लगे। लेकिन 55 में से 40 ऐसे थे जो सेम रहे, 15 ऐसे थे जिसपे 5 का फैक्टर लग रहा है। और एक चीज ये भी देखने पे आती है कि जैसे जैसे आप आगे के फेजेस में मूव करते चले जाते हैं, जो फैक्टर है रिपल इफेक्ट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है, मतलब सेवेरिटी को और बढ़ा रही है।
सो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा हमारे पास। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 75। 75 प्लस 40 एरर्स ऐसे थे जो सेम रहे, सो 75 प्लस 40, ठीक है। और 30 इस फेज के अपने एरर थे, मतलब इस कोडिंग के अपने कुछ एरर्स थे, और बाकी 55 में से 40 ऐसे थे जो सेम रहे, 15 ऐसे थे जिसपे 5 का रिपल इफेक्ट लग रहा था, मतलब वो एक जो है वो 5 के इक्वल बढ़ गया। सो हमने 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर इस अपने फेस के इसके कोई अपने एरर थे जो कि 30 थे, तो हमने इस पे ऐड कर दिया 30, तो टोटल हमारे पास बन गया 145, ठीक है। अब 145 से हम फिर अब नेक्स्ट लेवल हमारे पास नेक्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी टेस्टिंग, हम यूनिट टेस्टिंग पे आए। अब यूनिट टेस्टिंग, अब एक्चुअली टेस्टिंग यहाँ हो रही है, इससे पहले हमने कोई रिव्यू कोई एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की जहाँ पे हम इवेल्युएशन कर सकें। जैसी कोड लिखा, यही वो चीज है जो हमने एक मिथ भी पढ़ी थी कि डेवलपर क्या कह रहा होता है कि जब तक हमारे पास कोड कंप्लीट नहीं हो जाता हम कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, और जब तक टेस्ट नहीं कर सकते हम क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते। दैट इज ट्रू। इस पॉइंट पे ये वाली चीज बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यहाँ पे एरर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 6 थे, यहाँ पे इस फेस के अपने तो 9 थे, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, 9 प्लस और प्रीवियस उस पर रिपल इफेक्ट भी लग रहा है, तो वो 15 होगा। लेट सपोज इस फेस के अपने 20 थे, ये जो एसएसडी डिजाइन की मैं बात कर रही हूँ, इसमें 20 न्यू एरर्स इनिशिएट हुए, और 15 कितने हैं, 15 कौन से हैं जो ये प्रीवियस फेज से ले रहा है, तो कितने होने चाहिए थे 35, लेकिन बने कितने 55, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे थे जिसपे रिपल इफेक्ट लग रहा है जो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो ये 35 के बजाय 55 हो गए। इसी तरह अगर मैं कोड की बात करूं तो कोड के फेज के अपने एरर कितने थे 30, और 55 थे जो वो ले रहा था डिजाइन से, तो ये कितने होने चाहिए थे 85, लेकिन ये 145 है क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे हैं जिसपे सेवेरिटी बढ़ गई, एंड दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट, जो उनकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। 145 एरर से अब हम यूनिट टेस्टिंग में आए, तो यूनिट टेस्टिंग पे 50% एरर लेट सपोज कम हो गए, तो 145 का 50% हमने निकाल दिया 72। फिर हम सिस्टम टेस्टिंग की तरफ गए, तो ये 72 एरर्स यहाँ पे आए, उसमें भी 50% कुछ कम हो गए, तो 36 एरर रह गए। फिर हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तरफ आए, हमने यूजर से टेस्टिंग करवाई। अब यूजर ने जब टेस्टिंग की तो 36 में से 50% और कम हो गए, और अब अभी भी उसमें 18 डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हैं। सो दैट इज द रिपल इफेक्ट विदाउट रिव्यूज। आपने रिव्यू की एक्टिविटी नहीं करी और रिपल इफेक्ट कैसे बढ़ता चला जा रहा है, और सिर्फ जब टेस्टिंग आपने स्टार्ट की वहीं पे आपके डिफेक्ट्स जो है वो आपने पकड़े और उसको करेक्ट किया। उससे पहले आपने डिफेक्ट्स को कोई आइडेंटिफाई नहीं किया, वो बढ़ते चले जा रहे थे, आगे वाले फेजेस में ट्रांसमिट होते चले जा रहे थे। जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? जी स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी? ओके, अब हम इसके बाद एक और स्लाइड देखते हैं, विच इज रिपल इफेक्ट विथ रिव्यूज एंड टेस्टिंग। अब ये क्या कह रहा है कि हम रिपल इफेक्ट में रिव्यूज ले आए। जैसे पहले तो कोई रिव्यू नहीं था ना, सिर्फ टेस्टिंग फेज तक ही आप जाके एरर्स को कम कर रहे थे, उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो वो जो मिथ थी कि जब तक कोड राइट डाउन नहीं हो जाता हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे ट्रू हो रही है। इसीलिए रिव्यू की एक्टिविटी जो है वो डिजाइन की गई कि हमारे पास टेस्टिंग से पहले भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोड लिखने से पहले भी हमने जो काम किया है हम उसको इवेलुएट करवा सकें। जी तलहा, आई होप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। जी तलहा। तलहा कोई क्यूरी है बेटा? हैंड रेस करें।
जी तला। जी मैम, इसमें अगर यूनिट हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसकी कोई एग्जांपल दीजिएगा रिपल इफेक्ट की। जी क्या क्योरी है, जरा दोबारा रिपीट करें, समझ नहीं आई, आपकी आवाज नहीं जो आ रही प्रॉपर। जो यूनिट आपने अभी जो कहा था कि इसमें इसमें हम यूनिट यूनिट को टेस्ट करेंगे ना, हम्म। तो उसकी जरा एग्जांपल दीजिएगा प्लीज। यूनिट टेस्ट तो तब होगा जब हम कोड जनरेट करेंगे। यूनिट का मतलब है कोई भी एक मॉड्यूल हमने लिखा और हमने उसको टेस्ट कर दिया। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की इनिशियल फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। फिर हमने उसका एसआरएस डिजाइन किया। फिर हमने उस जो है एसआरएस को देखते हुए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया कि डेटाबेस क्या बनेगा, क्लासेस कौन सी बनेंगी, क्लास डायग्राम क्या बनेगी, ये सब कुछ एसडीडी में आ गया। आर्किटेक्चर बन गया एप्लीकेशन का। अब जब आर्किटेक्चर बन गया फिर उसके बाद हमने उसका कोड लिखा। कोड हम किस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड कोर्स का कोड राइट डाउन कर रहे हैं तो पहले हमारे पास क्लासेस बनेंगी। कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी? पहले हमारे पास क्लास बनेगी एक डॉक्टर की। डॉक्टर के अंदर हम उसके सारे एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और उसके सारे मेथड्स बताएंगे। मेथड क्या हो सकते हैं कि वो कंसल्ट करेगा पेशेंट को, टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो भी उसके पॉसिबल मेथड्स हैं वो सारे ऑपरेशंस लिस्ट डाउन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे पेशेंट की। पेशेंट में उसके सारे एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स। मेथड क्या क्या हो सकते हैं? ही कैन सर्च फॉर डॉक्टर, ही कैन बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपने जो टेस्ट उसके हो प्रिस्क्राइब टेस्ट है उनकी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस बना दिए। अब वन बाय वन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास की बेसिस पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम मॉड्यूल्स पे टेस्ट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है और मैं स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, तो वहां पे क्लासेस नहीं बनेंगी। वहां पे क्या बनेगा? सारे मेथड्स होंगे। बुक अपॉइंटमेंट, सर्च फॉर डॉक्टर, अपॉइंटमेंट बुकिंग, पेमेंट, पेमेंट बाय कैश, किस तरीके से पेमेंट हो रही है, कौन कर रहा है। तो ये मेथड्स वन बाय वन टेस्ट होना शुरू होंगे। अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो इंडिविजुअल मेथड्स हमने लिखे हैं, जैसे सर्च फॉर अ डॉक्टर, तो उसका जो इंडिविजुअल मेथड है, इंडिपेंडेंट मेथड है, वो टेस्ट होगा। सो दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इसी तरह अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो मेरे पास एक क्लास कंप्लीट हो गई डॉक्टर की, तो डॉक्टर के जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं मैं उसको टेस्ट करूंगी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। सो वहां पे जो प्रॉब्लम्स थी, जो एरर्स बढ़ते चले जा रहे थे, वो जब टेस्टिंग होगी वो टेस्टिंग पे जाके वो चीज कंप्लीट होगी। मतलब उसमें से कुछ एरर डिफेक्ट होंगे, आइडेंटिफाई होंगे, आप उसको करेक्ट करेंगे, दोबारा से टेस्टिंग करेंगे। तो उनमें से कुछ एरर्स, क्योंकि हमेशा कभी भी हम 100% एरर जो है वो नहीं कैच कर सकते। ठीक है, ज्यादातर एरर्स तब आइडेंटिफाई होते हैं जब एप्लीकेशन एक्चुअल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट पे रन हो रही होती है। जी, तो ये होगी यूनिट टेस्टिंग, इंडिविजुअल मॉड्यूल या इंडिविजुअल मेथड की टेस्टिंग। जी तलहा, क्लियर हो गया? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है। सेव मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले। ठीक है, और फिर यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। रिपल इफेक्ट विदाउट रिव्यू हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जब रिपल इफेक्ट के साथ हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे तो उसमें हमारे एरर्स किस तरीके से कम होते चले जाएंगे। अभी तो यूनिट टेस्टिंग से पहले कोई टेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, तभी एरर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। यूनिट टेस्टिंग के बाद कुछ एरर्स 50-50% कम हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जब रिव्यूज की एक्टिविटी हम कंडक्ट करेंगे हर फेज के बाद, तो उससे हमारे नंबर ऑफ एरर्स किस तरीके से रिड्यूस हो रहे हैं। फौरन ज्वाइन कीजिएगा मीटिंग, मैं फौरन कंटिन्यू करूंगी।